दोस्तों, सामान्य विज्ञान की इस अगली सीरीज में हम आपके साथ लेकर आए हैं प्रतियोगिता साहित्य की सीरीज, जो कि सामान्य विज्ञान के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस दी हुई है दोस्तों, उन डेफिनेशंस को हम याद करने का काम करें। जैसे सबसे पहले आवृत्ति, दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन पूर्ण करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होता है दोस्तों। तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या है? तरंग गति में तरंग एक कंपन काल आवर्त काल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आयाम क्या कहलाता है दोस्तों? कंपन करने वाले कण मतलब वाइब्रेट कण का माध्य स्थिति से किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन ही उसका आयाम कहलाता है दोस्तों। आगे क्या है मित्रों? तरंग चाल, तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वह उस तरंग की चाल कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति परिसर, जिसको हम कहते हैं, आवृत्ति के अनुसार यांत्रिक तरंगें निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, श्रव्य तरंगे, जिसके ऑडिबल वेव्स कहते हैं। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है, हमारे कान द्वारा सुनी जा सकती है, इन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे, इनऑडिबल वेव्स, वे तरंगें जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं, हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती, इन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, इन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं दोस्तों। प्रतिध्वनि इको क्या होती है? प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं, जब ध्वनि किसी दीवार, चट्टान या पर्वत से टकराकर पुनः सुनाई दे देती है तो ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ऊष्मा का संचरण, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण ऊष्मा का संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तापांतर को क्या कहते हैं? तापांतर के कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान का जो स्थानांतरण होता है उसमें ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा चालकता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में ऊष्मा का क्या हो सके? संचरण चालन विधि द्वारा होता है। पदार्थ की ऊष्मा चालकता कहलाती है। ऊष्मा के सुचालक, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से शीघ्रता से हो जाता है, ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जैसे चांदी और पारा आदि। ऊष्मा के कुचालक, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से बहुत कम होता है, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। कैलोरी तथा जूल में संबंध क्या है? चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः ऊष्मा को ऊर्जा के मात्रक जूल में भी व्यक्त करते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, मतलब 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी के बराबर। ऊष्माधारिता, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। गुप्त ऊष्मा, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के ताप स्थिर है दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आगे देखें दोस्तों, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, यह निश्चित ताप पर जिस पर वाष्पन की क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक पर द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक में क्या होता है दोस्तों? वह एक निश्चित ताप होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस पर वाष्पन वेपराइजेशन की क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। द्रव का क्या कहला जाता है? वह क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक पर द्रव का वाष्प जो होता है, वेपर दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिसमें वस्तुएं गल जाएंगी। वह नियत ताप, वह
नियत मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, परिवर्तित होने लगता है, तो उस पदार्थ का उसको हम गलनांक कहते हैं। वाष्पीकरण, जब कोई द्रव बाहर से बिना ऊष्मा लिए किसी भी ताप पर धीरे धीरे वाष्प के कणों में परिवर्तित होता रहता है, वाष्प के कणों में मतलब वेपर के फॉर्म में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण कहते हैं। आगे देखें हम इसमें, आगे जो हमारे पास टर्म आती है ऊष्मीय प्रसार, क्या आता है दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार। सामान्यतया प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की माध्य दूरी बढ़ जाती, मतलब दूर दूर हो जाते हैं कण, इसे पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के प्रकार, ठोसों में 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होते हैं, एक तो रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय मतलब पृष्ठीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब किसी माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी पॉलिशदार तथा चिकने पृष्ठ पर गिरता है, मतलब उस पर टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम में वह टकराया है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसमें परिवर्तन दबे हुए तल से होता है। परिवर्तन किससे होता है, दबे हुए तल से, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में चांदी की पॉलिश उभरे हुए तल पर होती है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में चांदी की पॉलिश खोखले दबे तल पर होती है। लेंस की फोकस दूरी, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होता है दोस्तों, फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेंस की शक्ति या क्षमता, पावर ऑफ लेंस, मीटर में व्यक्त किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के लेंस की शक्ति या क्षमता कहते हैं। मीटर में व्यक्त किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति या क्षमता कहते हैं। दूरबिंदु क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत दूरी पर होता है, अनंत तक वह देख सकता है, अर्थात स्वस्थ नेत्र बहुत दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। निकट बिंदु क्या होता है मित्रों, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर वह देख पाता है बहुत निकट में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यदि मनुष्य पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष, यदि मनुष्य की दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है परंतु वह पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उसके नेत्र दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ जाना होता है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारने पर, कौन से प्रकाश को दोस्तों, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारने पर उसका अपने अवयवी रंगों में टूट जाना, वट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वास्तव में श्वेत प्रकाश में असंख्य रंग अर्थात असंख्य तरंगदैर्घ्य होती हैं, लेकिन प्रमुख 7 निम्न रंग हमको दिखते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में VIBGYOR द्वारा याद रखा जा करते हैं। अपारदर्शक वस्तुओं का रंग, किसी अपारदर्शक वस्तु का जो रंग है वह होता है जिस रंग के प्रकाश को वह वस्तु परावर्तित करती है तथा शेष सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, उसको हम अपारदर्शक वस्तुओं का रंग कहते हैं। पारदर्शक वस्तुओं का रंग, किसी पारदर्शक वस्तु का रंग उस प्रकाश का रंग होता है जिससे वह वस्तु
अपने में से होकर गुजरने देती है तथा शेष सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। धारा क्या होती है दोस्तों? आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। कितना उसमें चार्ज आवेश प्रवाहित हो सकता है, चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को उस चालक से बहने वाली धारा कहते हैं। अर्थात धारा बराबर I इक्वल टू Q/T होता है। आवेश Q/T मतलब समय। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो है परिभाषाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिभाषा। इन परिभाषाओं के माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। ध्यान के पहले चरण में 10 मिनट गहरी श्वास लेना है और श्वास को ध्यान पूर्वक लेना है। इस संबंध में 1-2 बातें और ख्याल में ले लें। दिन के किसी भी समय में क्रोध आ जाए, मन अशांत हो जाए, चिंतित हो जाए, तो इस प्रयोग को 1 मिनट के लिए करके देखें। जब भी मन क्रोधित हो, अशांत हो, चिंतित हो, गहरी श्वास लें